नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डे नंबर 33 का डिस्कशन यहां पर करूंगा, जो कि आपके अपकमिंग एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल होगा। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं और इन क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो डे नंबर 32 तक का डिस्कशन मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूं। आपको एक रिवीजन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसमें करीब 50 प्लस मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप अपने एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट यहां पर फील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द G7 ग्रुपिंग्स। ठीक है, तो G7 कंट्रीज के बारे में यहां पर जो है ये बात यहां पर हो रही है। तो अब इसमें से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ऑल ऑफ द G7 समिट्स आर हेल्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द G7 ग्रुपिंग इज लोकेटेड इन नगोया। द डिसीजन टेकन बाय द लीडर्स इन द G7 समिट्स आर नॉट बाइंडिंग। तो आपको बताना है कि इसमें से जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा वो यहां पर क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। तो अभी G7 की समिट वगैरह भी आपको सबको पता है ना कि हुई है। तो इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वगैरह जो है वो आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो हमको यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि 2021 में जो समिट यहां पर हुई है ना, अगर हम 2021 की समिट यहां पर देखेंगे तो ये कौन सी समिट थी? ये 47 समिट थी। और ये कहां 2021 में हुई है, कहां पर हुई है? तो याद रखिएगा, इसमें कैरबिस बे नाम याद रखना, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो कैरबिस बे, और ये यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिली। ठीक है, और इसके आगे अगर हम 48 समिट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 2022 में होगी। और 2022 की जो समिट यहां पर होने वाली है ये कहां पर होगी? ये जर्मनी में होगी। ठीक है, उसके बाद जो 46 समिट यहां पर थी वो 2020 में होना था। कहां पर होना था? यूएसए में होना था, लेकिन ये कैंसिल हो गया था कोविड-19 की वजह से, है ना। तो ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद अगर हम 45th समिट यहां पर देखेंगे, है ना, 45th समिट जो हुई थी वो 2019 में हुई थी। और 2019 में भी अगर हम बात करेंगे तो एक यहां पर बेरिट्स करके एक जगह है। ठीक है, और ये कहां पर है? ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, वहां पर हुआ था। ठीक है, और अगर आप लोग यहां पर देखें तो G7 जो कंट्रीज हैं या G7 जो ग्रुपिंग है, इसका फाउंडेशन यहां पर कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन जो है वो 1973 में यहां पर हुआ था, है ना। एक बात जो है ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी जो है वो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर पहला स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो उसमें ये बोला जा रहा है कि जितनी भी G7 की कंट्रीज हुई है वो सब यूनाइटेड किंगडम में हुई है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसमें इसका कोई एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और इसका कोई भी एक हेडक्वार्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बात भी जो है ये आपकी यहां पर क्या है कि मतलब ये जो है ये बिल्कुल गलत है ना। और उसके बाद आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी डिसीजन यहां पर G7 समिट्स में लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। आपको फॉलो करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी, रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी की बात हो रही है, उससे रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर करेक्ट है। ठीक है, तो रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी की बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज सेट अप द रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। दूसरा स्टेटमेंट है इट विल फोकस ऑन स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस एंड रिड्यूसिंग कंप्लाइंस बर्डन ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज बाय सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर सही है। देखिए, पहली बात ये ना, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड यहां पर ये क्वेश्चन है। तो रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी जो है इसकी स्थापना 1999 यहां पर करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? आरबीआई के द्वारा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा यहां पर करी गई थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई थी और कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना यहां पर करी गई थी, है ना। ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी
और कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई को स्टेब्लिश यहां पर किया गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया गया था, ठीक है, उनके द्वारा, ताकि जो सर्कुलर रिपोर्टिंग सिस्टम वगैरह होते हैं, फीडबैक वगैरह है ना, पब्लिक बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, उसको थोड़ा सा यहां पर रिव्यू किया जा सके। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेंगे जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, ताकि जो प्रोसीजर वगैरह होती है उनको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो सिंप्लीफाई यहाँ पर किया जा सके। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन पहला गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सो 2 ओनली इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से आपको बताना है कि इससे कौन कौन से स्टेटमेंट हैं, ठीक है, जो यहां पर आपको बिल्कुल सही देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसमें जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड टू वीनस है ना, रिलेटेड टू वीनस। यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहली बात, इट इज अ जियोलॉजिकली इनएक्टिव प्लैनेट। The atmosphere of Venus contains phosphine that indicate that the possibility of the presence of life forms on it. Venus Express is a NASA's mission to Venus. ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर है जो कि आपको सही देखने को मिलेगा, है ना। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। अब यहां पर क्या है कि देखिए, सबसे पहले जो सूरज के बाद यहां पर आपको प्लैनेट देखने को मिलेगा वो मरकरी होता है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा क्या, वो मिलेगा वीनस। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ठीक है, वो अर्थ जैसा यहां पर होता है, तो इस वजह से हम इसको अर्थ ट्विन भी जो है वो यहां पर कहते हैं, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी इसको यहां पर कहते हैं। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि सबसे जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो भी वीनस यहां पर होता है, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि इसमें ना अभी यहां पर जो फॉस्फीन गैस है, ठीक है, उसको यहां पर डिटेक्ट किया गया है, और इसकी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि यहां पर लाइफ फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या है कि इसमें ये बात हो रही है कि ये जियोलॉजिकली इनएक्टिव प्लैनेट है। तो इसमें क्या है कि जो नेचर जियो साइंस वगैरह में आर्टिकल्स यहां पर पब्लिश हुए हैं, उसकी वजह से ये बोला जाता है कि वीनस जो है वो एक एक्टिव प्लैनेट है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक एक्टिव प्लैनेट है, ये इनएक्टिव नहीं है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें यहां पर क्या है कि कई सारे वॉल्केनोज वगैरह आपको यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, है ना। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि, तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक्टिव यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि अगर हम मिशंस के बारे में बात करेंगे, तो इसरो का जो यहां पर मिशन प्लान किया जा रहा है, ठीक है, वो यहां पर क्या है, वो है शुक्रयान। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है कि जो इसरो का मिशन होगा वो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा शुक्रयान। ठीक है, ये हो गया आपका शुक्रयान। और उसके बाद यहां पर अकात्सुकी, ठीक है, ये किसका है, ये जापान की कंट्री जो वहां पर इसरो के जैसे काम करती है, जैक्सा, उसका यहां पर आपको देखने को मिलेगा। वीनस एक्सप्रेस जो है ना, ये नासा का नहीं है ना। वीनस एक्सप्रेस जो है ये किसका है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है ना। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसका है, नासा का नहीं है। और उसके बाद अगर आप नासा का यहां पर देखोगे, तो नासा का जो यहां पर मिशन आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा मैगेलन। ठीक है, और मैगेलन इन्होंने जो है वो करीब 1989 में ही यहां पर लॉन्च कर दिया था, जैसे जापान ने यहां पर इसको 2015 में लॉन्च किया था। ठीक है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वीनस एक्सप्रेस जो है वो 2005 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, तो पहला और तीसरा जो है नॉट करेक्ट है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन और डीके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकडाउन या डीके से जो है मीथेन गैस जो है वो यहां पर प्रोड्यूस होती है। मीथेन कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर ओनली थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जो एटमॉस्फेयर में मीथेन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए नेचुरल प्रोसेस आपको देखने को मिलती हैं। एंड मीथेन इज मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन एंड स्टेज इन एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी कुछ दिन पहले आपको हमारे
डी ने सेशन में जो है वो यहाँ पर पढ़ाया था कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मीथेन जो है ना 84 टाइम्स, ठीक है, 84 टाइम्स जो है मीथेन कार्बन से जो है आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा पोटेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना, और एटमॉस्फेयर में जो है वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रह सकती है। और इसीलिए यहाँ पर ये बात होती है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड से पहले अगर आप मीथेन जो है ना, उसको अगर आप समाप्त करने के लिए कुछ तरकीब यहाँ पर निकालेंगे तो उससे ग्रीन हाउस के ऊपर हम जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है तीसरा, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि मीथेन जो है वो ब्रेक डाउन और डीके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से जो है वो यहां पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि आप यहां पर ये कह सकते हैं, ठीक है, कि इसमें जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो मीथेन इज प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन और डीके ऑफ द ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल यहां पर होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है ये प्रोड्यूस होती है। तो इसमें भी यहां पर कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि इसमें मैंने आपको बताया कि मीथेन जो है 84 टाइम्स मोर पोटेंट है कार्बन से, है ना, और इसमें यहां पर आगे क्या दिया है कि कार्बन एंड स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये लॉन्गर टाइम तक जो है वो यहां पर क्या करता है कि वो स्टे करता है। तो इसमें यहां पर क्या होता है कि देखिए 84 टाइम्स मोर पोटेंट तो है ये कार्बन से, एंड डज नॉट लास्ट एज लॉन्ग इन द एटमॉस्फेयर बिफोर इट ब्रेक्स डाउन, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम यहां पर क्या होता है कि इसमें अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है कि ये ज्यादा टाइम तक एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है ना। तो इसको अगर हम टारगेट करेंगे तो ग्रीन हाउस को जो है वो आसानी से जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन होता है उसको कम किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट ना आपका गलत है, याद रखिएगा। इसमें ये पोटेंट वाली बात जो है वो सही है, लेकिन यहां पर क्या है कि ये लॉन्गर टाइम के लिए स्टे नहीं करता है ना। ये मतलब जो है ये लॉन्गर टाइम के लिए स्टे नहीं करेगा, ये ब्रेक डाउन यहां पर हो जाएगा तो लॉन्गर टाइम के लिए नहीं होता, इसलिए हम उसको आसानी से जो है वो यहां पर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मीथेन जो है वो नेचुरल प्रोसेस से हमारे एटमॉस्फेयर वगैरह में जो है वो यहां पर आप कह सकते हैं कि वो इंट्रोड्यूस करी जा सकती है ना। जैसे प्लांट मटेरियल हो गए वेटलैंड्स वगैरह में, है ना, सीपेज ऑफ गैस वगैरह यहां पर हो गया, तो उससे तो जो है वो यहां पर किया जा सकता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह जो होती हैं उनके तहत भी जो है वो यहां पर किया जा सकता है ना। तो केवल जो है वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं उनके तहत भी यहां पर हमारे एटमॉस्फेयर में जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत स्टेटमेंट यहां पर हो गया। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, है ना, उन सब से भी जो है वो मीथेन गैस यहां पर इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो है वो यहां पर क्या है कि वो गलत आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ठीक है, पहली बात, द दहला डैम इज बिल्ट ऑन द अर्घनदाब रिवर, द दहला डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई इंडिया इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो है आंसर यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हुआ कि तालिबान ने इसको कैप्चर कर लिया है ना, तालिबान ने इसको यहां पर कैप्चर किया है और इसी वजह से जो है ये न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहां पर क्या है कि दहला डैम जो है ना, इसको हम अर्घनदाब जो डैम है उसको भी यहां पर बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये अर्घनदाब जो रिवर है इसके ऊपर यहां पर बना है ना, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद कांधार प्रोविंस में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कांधार प्रोविंस है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। और उसके बाद याद रखिएगा कि इसको जो है वो इंडिया ने बनाया अफगानिस्तान में, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको 1952 में जो है वो किसने बनाया था, इसको यूएसए ने बनाया था। ठीक है, इंडिया ने नहीं बनाया था, 1952 में इसको यूएसए ने जो है वो यहां पर बनाया था। और यहां पर कुछ और डैम है, ठीक है, जो कि इंडिया ने यहां पर बनाए हैं। ठीक है, तो इंडिया ने जो डैम बनाया, पहला आपको देखने को मिलेगा एक जो अभी हमने सहतूत डैम के बारे में यहां पर याद रखना है आपको, है ना, इसके ऊपर हमने जो है वो अभी एग्रीमेंट वगैरह भी यहां पर साइन किया है कि सहतूत डैम जो होगा वो हम काबुल रिवर के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, एक ये है। और उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा एक सलमा डैम भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं और इनमें पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द आर्कटिक रीजन, है ना, आर्कटिक रीजन से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर नॉट करेक्ट है। पहली बात है, कनाडा, डेनमार्क, रशिया एंड द यूएसए टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ आर्कटिक काउंसिल। India's engagement with the Arctic region was established with the signing of the Svalbard Treaty in Paris. India and China have received the observer status in the Arctic Council. INDARC is India's permanent research station in the Arctic located in Denmark. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम आर्कटिक रीजन के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें कनाडा आपको देखने को मिलेगा, और डेनमार्क का अगर हम एरिया यहां पर देखेंगे तो वो ग्रीनलैंड है ना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। और नॉर्वे हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, इसमें नॉर्वे भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नॉर्वे भी आपको देखने को मिलेगा, रशिया भी मिलेगा, यूएसए का जो अलास्का वाला रीजन यहां पर है, ठीक है, जो कि पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड हो गया, ठीक है, स्वीडन हो गया, ठीक है, आइसलैंड, ये सब जो है वो यहां पर आपको आर्कटिक रीजन में यहां पर जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। और एक बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा, आर्कटिक काउंसिल, ठीक है, आर्कटिक काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, आर्कटिक काउंसिल का हेडक्वार्टर आपको नॉर्वे में देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी ओस्लो है। ठीक है, और उसके बाद आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इंडिया ने जो एंगेजमेंट यहां पर था, ठीक है, तो उसके लिए इंडिया ने स्वेलबर्ड ट्रीटी जो है वो 1920 में यहां पर साइन करी थी। तो इंडिया का एंगेजमेंट आर्कटिक रीजन में भी यहां पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें अगर आप देखोगे कि 2008 से, है ना, तो यहां पर क्या है कि अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, तीसरा स्टेटमेंट है, इंडिया और चाइना को ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो यहां पर आर्कटिक काउंसिल में यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें यहां पर क्या है कि ऑब्जर्वर स्टेटस जो यहां पर इंडिया को मिला था वो यहां पर कब मिला था, 2013 में यहां पर मिला था। ठीक है, और उसमें चाइना को भी यहां पर दिया गया है, और इसको अभी रिन्यू भी यहां पर कर दिया गया है। तो रिन्यू यहां पर कब किया गया, इनकी मेंबरशिप को 2018 में इसको रिन्यू किया है। तो तीनों जो शुरू के स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगर हम यहां पर चौथा स्टेटमेंट जो है वो यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ये INDARC जो है इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो है वो नहीं है। यहां पर आप याद रखिएगा, यहां पर हमको हिमाद्री जो है वो देखने को मिलेगा। और 2008 से जो है, ठीक है, हिमाद्री आर्कटिक रीजन में हमारा परमानेंट रिसर्च स्टेशन है जो कि डेनमार्क में आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द म्यूकोमाइकोसिस। ठीक है, तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है उससे रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिए जा रहे हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि कौन कौन से सही हैं। तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो हैं जिनको यहां पर कोविड-19 हुआ था या कोविड-19 की वजह से जिनका ट्रीटमेंट यहां पर हुआ था, ठीक है, तो उनके चेहरे वगैरह पे, बॉडी के कई सारे पार्ट्स पर उनको अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस वगैरह जो हैं वो यहां पर देखे गए, है ना, जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस यहां पर कहते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि ये एक रेयर इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ कॉल्ड म्यूकोरमाइसिटीज। ठीक है, इसके द्वारा जो है वो यहां पर क्या है कि आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा होगा। तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये एक फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और इसमें ना ये जो प्रोटोजोआ है इसकी वजह से नहीं होता है ये। ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ मोल्ड्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब ये जो म्यूकोमाइसिटीज यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ मोल्ड्स हैं, है ना, तो इनकी वजह से यहां पर होता है, और ये एनवायरमेंट में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ये केवल उन्हीं पीपल को अफेक्ट करता है जिनको यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई जम्स या सिकनेस से जिनकी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड यहाँ पर नहीं कर पाती है ना, और अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे मतलब अलग अलग तरीके के भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ना ये ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन जो है वो ट्रांसमिशन इसका नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गैलेथिया बे वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन।
ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो जो ये गैलेथिया बे है ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, कोरोमंडल कोस्ट या फिर कोकन कोस्ट। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो गैलेथिया बे जो है ना, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये अंडमान एंड निकोबार में है ना, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आइकॉनिक नेस्टिंग साइट है, जो भी यहाँ पर जाइंट लेदर बैक आपको देखने को मिलते हैं, टर्टल, है ना, तो उनके लिए यहाँ पर ये फेमस है। तो ये आपको कहां पर मिलेगा, ये अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से न्यूज में था। और याद रखिएगा ये जो नेस्टिंग साइट है, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, तो याद रखना ये जो है ये आपको लेदर बैक टर्टल, ठीक है, जो लेदर बैक टर्टल है उसके लिए यहां पर ये नेस्टिंग साइट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गैलेथिया बे यहां पर आपको लोकेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है विथ रेफरेंस टू द रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ही एस्टेब्लिश्ड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921 टू चैलेंज कन्वेंशनल एजुकेशन। He was the first non-European to receive the Nobel Prize. He was awarded knighthood by the British King George V in 1919 after the Jallianwala Bagh massacre. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 1921 में इन्होंने एक विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो यहां पर स्टेब्लिश करी थी। और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उसको चैलेंज करते हुए ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी यहां पर स्टेब्लिश करी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1913 में मिला था, गीतांजलि जो किताब है उसके लिए दिया गया था। और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। और इनको जो नाइटहुड की उपाधि यहां पर दी गई थी, ये कब दी गई थी, 1915 में दी गई थी किंग जॉर्ज के द्वारा। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकरे के बाद इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया था, है ना। नाइटहुड बेसिकली क्या होता है कि आप अपने नाम के आगे सर लगा सकते हो। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, है ना, जिसको हम बोलते हैं पीडीआरडी ग्रांट। तो पीडीआरडी से रिलेटेड यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही है। द सेंटर प्रोवाइड दिस ग्रांट टू द स्टेट अंडर द आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द ग्रांट पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द ग्रांट अंडर आर्टिकल 275 इज यूज्ड फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज। तो जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं वहां पर जो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेज करने के लिए आर्टिकल 275 के तहत जो है वो यहां पर ग्रांट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखना है कि देखिए सेंटर जो है वो आर्टिकल 275 के तहत जो है वो ग्रांट प्रोवाइड करता है स्टेट्स को, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि जो भी ग्रांट वगैरह रिलीज की जाएगी, है ना, तो इसमें यहां पर क्या होगा कि जो भी फाइनेंस कमीशन होगा, है ना, फाइनेंस कमीशन अभी जैसे 15वां यहां पर चल रहा है जिसकी अध्यक्ष हैं श्री एनके सिंह जी, है ना, तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन यहां पर होती है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट में जो है वो यहां पर प्रोवाइड किया जाता है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनेंस कमीशन जितना रिकमेंड करेगी उसके बेसिस पे जो है वो यहां पर इनको ग्रांट वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, आर्टिकल 275 के बारे में देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि पेमेंट आपको देना पड़ेगा, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्टेट को, ताकि जो भी उनकी असिस्टेंस वगैरह है वो यहां पर की जा सके। और ये जो पेमेंट यहां पर होगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा यहां पर दी जाएगी, मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है वो ग्रांट यहां पर पे किया जाता है। और इसमें जो शेड्यूल एरियाज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनमें एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल वगैरह जो है उसको इंक्रीज करने के लिए ये ग्रांट आर्टिकल 275 के तहत प्रोवाइड की जाती है। मतलब तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स है जिसमें मैं न्यूज एनालिसिस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराता हूँ। 249 रुपीज मंथली इसका सब्सक्रिप्शन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इनरोल कर सकते हैं। बाकी आप एसएसबी का हमारा कोर्स है 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक यहाँ पर क्लासेस रहेंगी। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको भी टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी लाइव भी होगी
और लाइव नहीं अटेंड कर पाओगे तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा। और इसके बाद इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो के अंत में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, आप इस वीडियो को देख सकते हो, सारी डिटेल वगैरह जो है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको कुछ डेमो वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।